वो कॉलोनी नहीं थी, वो बुड्ढा खेड़ा गांव है, उसकी फिरनी पे उनका घर था। इसकी क्या आदत थी, ये क्या करता था कि जब जैसे किसी कोई अवैध कॉलोनी कटवाता था और जैसे किसी पार्षद ने या किसी अन्य मुखिया बंदे ने या किसी संस्था ने एप्लीकेशन दे दी भी ये अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो ये क्या करता था, उस पार्षद को नीचा दिखाने के लिए जो वहाँ पे बड़े बड़े अवैध शोरूम बनते थे, एप्लीकेशन देता था कोई शोरूम की, बात करता था कोई शोरूम की, तो ये क्या करता था, वो कार्रवाई के नाम पे गरीबों के आशियाने उजाड़ देता था और वो जो शोरूम है वो ऐसे के ऐसे रह जाते थे। शोरूम ऐसे के ऐसे रह जाते थे। तो उन्होंने क्या करा, इसने एक इल्ज़ाम हमारे पे ये लगाया था, जब उन गरीबों के आशियाने बचाने के लिए मैं गया था तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कहने लगे जी ये क्या है, ये तो पार्षद हमारे सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहा है। उस टाइम मैं कहता था कि ये सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, मेरी कोई मानने को तैयार नहीं था। ये कहता था जी मैं तो किराए के मकान पे रहता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। लेकिन वो सारी बातें सच्चाई ये थी कि मैं इसके काम में बाधा नहीं पहुँचा रहा था, मैं सरकारी काम में बाधा नहीं पहुँचा रहा था, मैं इसके धन में रुकावट बन रहा था जो ये धन अर्जित कर रहा है। और सच्चाई ये बात बताऊं, ये तो आपको थोड़ी सी कम जानकारी हुई है, मैं जो सुनता था, क्योंकि मुझे भी लगता था ये भ्रष्ट अधिकारी 2-3 साल से यहाँ 2 साल से अड़ा हुआ है, तो मैं जब सुनता था तो जो इसके लोग थे पुराने वो बताते थे कि कहते थे जिस हर शनिवार के शनिवार ये 50 लाख रुपया लेके अपने घर जाता है, चंडीगढ़ या जो पंचकुला घर पे था। जिस दिन इसके 50 लाख में 1 लाख भी कम रह जाता था, 49 लाख भी रह जाते थे, तो उस दिन ये चंडीगढ़ नहीं जाता था, कहता था आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा, आज तो 50 लाख भी पूरे नहीं हुए। तो इस तरह का अधिकारी था। पहले भी भ्रष्टाचारी आते रहे हैं, आगे भी भ्रष्टाचारी, देखो इतनी जल्दी लगाम लगने वाली नहीं है, लेकिन ये अजीब किस्म का भ्रष्टाचारी था। ये कॉलोनाइजरों से पैसे इसने सबसे ले लिए। उस टाइम ये छोटी छोटी जो है ठगियां करता था। फिर इसके पास जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्फा जैसी, अंसल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, तो उन्होंने एक मिशन बनाया कि जी शहर में हमारे रेट उठ नहीं रहे, अवैध कॉलोनियां या छोटे मकान गरीब है वहाँ खरीद लेते हैं, तो उन्होंने इसको मोटे लेवल पे रिश्वत दी कि आप ये सारी अवैध कॉलोनियां ये जो इनकी बर्बाद करो, तब हमारे रेट ऊपर जाएंगे। इसने ऐसे करा, जिनसे पैसे ले भी रखे थे उनकी भी कॉलोनियां इतने युद्ध स्तर पे उजाड़ी, युद्ध स्तर पे लोगों के आशियाने उजाड़े, और आपको पता है कि अल्फा के 4 गुना रेट हुए। इसके साथ डील थी, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ तो छोटी चीज़ है, ये समुंदर बन चुका था। और रही बात इसकी 5 लाख लेने की, 5 लाख तो किसी से जिससे भी लिया साई ली होगी, डील तो कम से कम मोटे पैसों में हुई होगी, लाखों में हुई होगी, क्योंकि जो बंदा कहते हैं जी 50 लाख से कम जिस वीक में घर जाने के लिए, और वो घर जाने के लिए कहते हैं जी जो घर देता था, ऊपर जो ऊपर सरकारी अधिकारियों को पहुँचाने हैं वो उससे अलग होते थे। तो मैं धन्यवाद करता हूं फोगाट साहब की टीम का, उसमें जो इंस्पेक्टर हैं सचिन जी हैं, इंस्पेक्टर दीपक जी, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी ईमानदारी से बिना कोई ऑफर स्वीकार करते हुए उसको पकड़ा है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सर त्रावड़ी का एक कॉलोनाइजर था जिसने जहर खाई थी, आपने सुना होगा। जी। उसने भी 28 लाख की कही थी बात की मेरे से लिए, पर सरकार को प्रूफ भी दे दे, पर सरकार मानने को तैयार नहीं थी, मानने को तैयार ही नहीं थी। सरकार ने किंगर आया उसके मानने के लिए तैयार नहीं, दुनिया जान के घोटाले हुए। मैंने आज सदन में भी कहा था कि मैंने कहा सीएम साहब चलो कोई बात नहीं, पैसा देने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो हमारे स्टेट पे 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया है, तो वो कर्जा हमारा किसी प्रोजेक्ट आने से नहीं हुआ। हमारा कोई थर्मल प्लांट नहीं आया है, कोई बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई है, कोई IIT नहीं आई है, कुछ ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया, फिर भी 2.5 लाख कर्जा हो गया। वो इसी कारण से है कि एक साल सड़क बनाते हैं, दूसरे साल फिर उखड़ जाती है, फिर बनाते हैं फिर उखड़ जाती है। ये भ्रष्टाचार के कारण सीएम साहब बदनाम हो गए पूरी तरह से, और यही कारण रहा है कि ये अधिकारियों ने सत्यानाश कर दिया हमारे हरियाणा का। तो सरकार, आज मैं आप करनाल की बात करता हूँ, काफी लोग आज खुश दिखाई दे रहे, जगह जगह लड्डू बांटे गए हैं। सर आपने जिंदगी में, आपकी उम्र कितनी होगी, और मेरी भी 40 साल से ऊपर होगी है, आपने जिंदगी में कोई अधिकारी पकड़ा गया तो लड्डू बांटते देखे हैं? कितनी दुनिया पे अत्याचार किए होंगे। सीएम साहब को अब तो देखना चाहिए। और ये बात बताऊं, मेरे को कहते हैं कि सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, सरकार क्रेडिट ले रही है। नो, धन्यवाद सरकार का कैसे करूं? ये अगर हर जिले में ऐसा होता होने
होने लग गया तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा फोगाट साहब का, जो ऐसे अधिकारी भी हमारे देश में हैं। पहले ये पानीपत में डीएसपी थे, वहाँ पे जितने भी गुंडे थे उन्होंने पानीपत छोड़ना शुरू कर दिया था, पानीपत छोड़ के भाग गए थे। और उसके बावजूद अब मान लो ये यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट में ये एसपी आए हैं, जो एरिया इनका उसमें ही काम हो रहे हैं। जब तक ये मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, विश्वास में आपको काम करना नहीं आता, लेकिन एक आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आपको काम नहीं करना आता, आपने हमारा पूरा स्टेट लुटवा दिया। लेकिन मैं कहता हूँ फोगाट जैसे 10 ऑफिसर सिर्फ विजिलेंस में लगा दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका दोबारा जो धरती से भी 10 फुट नीचे ग्राफ चला गया, वो ग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो क्या लगता है सर, ऐसे अधिकारी सरकार का नाम डुबो रहे हैं? बिल्कुल डुबो रहे हैं। क्या किया था इन्होंने, उस अधिकारी की मान के मेरे साथ क्या किया था, एक ईमानदार पार्षद जिस पे लोग विश्वास करते हैं, जो एक गरीब का आशियाना बचाने के लिए गया था, किसी का शोरूम बचाने के लिए नहीं गया था। तो क्या किया था, मेरी बेटियां दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके सामने मेरे को घसीटते हुए ले गए थे। मेरे पापा को धक्के मारे थे, मेरे पापा बुजुर्ग थे, दलेर थे, लेकिन इतने अत्याचारों के साथ मेरे पापा जो है उसके बाद टूट गए थे। और उसके 3 महीने बाद ही पापा को अटैक आया था, उनकी मौत हो गई थी। और दूसरी बात है, हमारा सारा परिवार मुझसे नाराज है, कहता है कि तेरे इस ईमानदारी के कारण, तेरी इस बहादुरी के कारण, कहते हैं जी तूने कुर्बानी नहीं करी, हमने भी कुर्बानी करी यार। सच बात है, मेरे वार्ड के लिए, मेरे शहर के लिए मैंने कुर्बानियाँ नहीं करी, मेरे पापा ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने, हमारे पूरे परिवार ने कुर्बानी करी है। जब भी तोड़ने आते थे, पिछली बार तो मेरे पापा को गाड़ी में बिठा लिया था, तो हम कुर्बानी से पीछे नहीं रहे। एक बार हमारे परिवार को तोड़ के रख दिया था कि तो कहीं ना कहीं आज पिताजी की आत्मा को भी शांति मिली होगी। बिल्कुल, हमारे घर वाले कहते हैं कि पापा आज कितने खुश होते अगर उनको ये पता लगता। लेकिन परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। बलविंदर जी, क्या कुछ कारण है कि ऐसे अधिकारी सिर्फ करनाल में ही लगा जाते हैं, जिनके ऊपर काफी आरोप भी लगते हैं? ऐसे कमजोर, चाहे करनाल की बात करें, अलग अलग विभागों की बात करें, ऐसे कमजोर लीडरशिप, चाहे वो लीडरशिप हमारी कोई सी भी है, चाहे शहर की लीडरशिप है, चाहे हमारी ऊपर की लीडरशिप है, ये सारी कमजोर है। और आपको पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सारे फ्रेंडली खेल रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी वालों के साथ, बीजेपी वालों के साथ मिलके कॉलोनियाँ काट रहे हैं, मिलके केबल का कारोबार कर रहे हैं। आप देख रहे हो 20 सालों से जो हमारे शहर के मुखिया होते हैं, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो बीजेपी से, केबल का कारोबार उनका होता है, शोरूम बनाने का कारोबार उनका होता है। तो ये फ्रेंडली खेल रहे हैं। इनका हशर ऐसे होने वाला है जैसे पंजाब के बड़े बड़े दिग्गजों का हुआ है। बलविंदर जी, आखिरी सवाल है, अगर आप अभी तो आज़ाद पार्षद हैं, अगर आप सरकार के होते तो आपको शायद इस तरह से ना उठाया जाता उस टाइम? हाँ बिल्कुल, उस टाइम मेरे को ना उठाया जाता। लेकिन आज भी मैंने सदन में बोला था, बहुत 1-2 बंदे को मिर्ची लगी थी। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री के शुभ चिंतक नहीं हो। अगर मुख्यमंत्री जी के साथ हम रहते तो कम से कम मुख्यमंत्री का ग्राफ इतना नीचे ना जाता और ऊपर जाता। जैसे यहाँ पे योगी का ग्राफ कितना दूसरी बार बना, कितना ऊपर ग्राफ गया, लोग भरोसा करते हैं। तो वो ग्राफ करने में उस मुख्यमंत्री का कसूर नहीं है, उसके चमचों का कसूर है, जो कहते हैं जी आप महान हो, आप तो बहुत अच्छे हो, ये बहुत सही चल रहा है। और हम बोलते थे मुख्यमंत्री जी नहीं, ये गलत हो रहा है, क्योंकि हम पब्लिक के मुखिया थे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि पब्लिक का जो एमएलए और पार्षद होता क्या है, इनकी कोई कहानी नहीं होती। सिर्फ एक कहानी होती है कि कुछ लोग 20,000 वोटर इकट्ठे होते हैं, कहते हैं जी हम डायरेक्ट जाके हर अपनी आवाज़ शहर में अधिकारियों के सामने नहीं उठा सकते, तो चलो जी हम बलविंदर सिंह को एमसी बनाते हैं, ये हमारी आवाज़ उठाएगा। सिर्फ हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन जब हम ऊपर चले जाते हैं, हम टिकट बांटने वालों की, हम अधिकारियों के ऊपर चापलूसी करने जाते हैं, और जो जनता हमें वोट देके बनाती है उसको भूल जाते हैं। और मैं ऐसा कतई नहीं करने वाला। मैं अपनी जनता के आशीर्वाद से बना हूं, उनके एहसान को ता जिंदगी हमारा पूरा परिवार नहीं भूलेगा। और दूसरी बात यह है, जितने भी जो हमारी पब्लिक है वो भी कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है, वो भी टिकटों में वोट करती है, वो भी बिरादरी पे वोट करती है। इलेक्शन के टाइम ये माहौल पैदा करते हैं, ये फेसबुक देख के उसी हिसाब से माहौल पैदा करती है, बड़े बड़े चैनल देखते हैं उनके हिसाब से ये माहौल पैदा करते हैं, और पब्लिक बह जाती है। और उसके टाइम टिकटों पर और बिरादरी पर वोट दे देते हैं। उस टाइम अच्छा नेता चुन लें तो शहर का विकास होगा, विनाश नहीं होगा।
एक गरीब का मकान तोड़ने आए थे। दरअसल वो कॉलोनी नहीं थी, वो बुढ़ा खेड़ा गांव है, उसकी फिरनी पे उनका घर था। इसकी क्या आदत थी, ये क्या करता था कि जब जैसे किसी कोई अवैध कॉलोनी कटवाता था और जैसे किसी पार्षद ने या किसी अन्य मुखिया बंदे ने या किसी संस्था ने एप्लीकेशन दे दी भी ये अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो ये क्या करता था, उस पार्षद को नीचा दिखाने के लिए जो वहाँ पे बड़े बड़े अवैध शोरूम बनते थे, एप्लीकेशन देता था कोई शोरूम की, बात करता था कोई शोरूम की, तो ये क्या करता था, वो कार्रवाई के नाम पे गरीबों के आशियाने उजाड़ देता था और वो जो शोरूम है वो ऐसे के ऐसे रह जाते थे। शोरूम ऐसे के ऐसे रह जाते थे। तो उन्होंने क्या करा, इसने एक इल्ज़ाम हमारे पे ये लगाया था, जब उन गरीबों के आशियाने बचाने के लिए मैं गया था तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कहने लगे जी ये क्या है, ये तो पार्षद हमारे सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहा है। उस टाइम मैं कहता था कि ये सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, मेरी कोई मानने को तैयार नहीं था। ये कहता था जी मैं तो किराए के मकान पे रहता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। लेकिन वो सारी बातें सच्चाई ये थी कि मैं इसके काम में बाधा नहीं पहुँचा रहा था, मैं सरकारी काम में बाधा नहीं पहुँचा रहा था, मैं इसके धन में रुकावट बन रहा था जो ये धन अर्जित कर रहा है। और सच्चाई ये बात बताऊं, ये तो आपको थोड़ी सी कम जानकारी हुई है, मैं जो सुनता था, क्योंकि मुझे भी लगता था ये भ्रष्ट अधिकारी 2-3 साल से यहाँ 2 साल से अड़ा हुआ है, तो मैं जब सुनता था तो जो इसके लोग थे पुराने वो बताते थे कि कहते थे जिस हर शनिवार के शनिवार ये 50 लाख रुपया लेके अपने घर जाता है, चंडीगढ़ या जो पंचकुला घर पे था। जिस दिन इसके 50 लाख में 1 लाख भी कम रह जाता था, 49 लाख भी रह जाते थे, तो उस दिन ये चंडीगढ़ नहीं जाता था, कहता था आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा, आज तो 50 लाख भी पूरे नहीं हुए। तो इस तरह का अधिकारी था। पहले भी भ्रष्टाचारी आते रहे हैं, आगे भी भ्रष्टाचारी, देखो इतनी जल्दी लगाम लगने वाली नहीं है, लेकिन ये अजीब किस्म का भ्रष्टाचारी था। ये कॉलोनाइजरों से पैसे इसने सबसे ले लिए। उस टाइम ये छोटी छोटी जो है ठगियां करता था। फिर इसके पास जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्फा जैसी, अंसल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, तो उन्होंने एक मिशन बनाया कि जी शहर में हमारे रेट उठ नहीं रहे, अवैध कॉलोनियां या छोटे मकान गरीब है वहाँ खरीद लेते हैं। तो उन्होंने इसको मोटे लेवल पे रिश्वत दी कि आप ये सारी अवैध कॉलोनियां ये जो इनकी बर्बाद करो, तब हमारे रेट ऊपर जाएंगे। इसने ऐसे करा, जिनसे पैसे ले भी रखे थे उनकी भी कॉलोनियां इतने युद्ध स्तर पे उजाड़ी, युद्ध स्तर पे लोगों के आशियाने उजाड़े। और आपको पता है कि अल्फा के 4 गुना रेट हुए। इसके साथ डील थी। ये बहुत बड़ा मगरमच्छ तो छोटी चीज़ है, ये समुंदर बन चुका था। और रही बात इसकी 5 लाख लेने की, 5 लाख तो किसी से जिससे भी लिया साई ली होगी, डील तो कम से कम मोटे पैसों में हुई होगी, लाखों में हुई होगी। क्योंकि जो बंदा कहते हैं जी 50 लाख से कम जिस वीक में घर जाने के लिए, और वो घर जाने के लिए कहते हैं जी जो घर देता था, ऊपर जो ऊपर सरकारी अधिकारियों को पहुंचाने हैं वो उससे अलग होते थे। तो मैं धन्यवाद करता हूं फोगाट साहब की टीम का, उसमें जो इंस्पेक्टर हैं सचिन जी हैं, इंस्पेक्टर दीपक जी, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी ईमानदारी से बिना कोई ऑफर स्वीकार करते हुए उसको पकड़ा है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सर तरावड़ी का एक कॉलोनाइजर था जिसने जहर खाई थी, आपने सुना होगा। जी। उसने भी 28 लाख की कही थी, बात की मेरे से लिए, पर सरकार को प्रूफ भी दे दे, पर सरकार